एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं चारों ही खंड के क्वेश्चन। 200 प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उनके डिटेल्स पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहार्य लक्ष्य है? दिए गए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपर्युक्त सभी। कहने का मतलब पहला जो दिया है, न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। दूसरा, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा आईवीएम कायम रखना। तीसरा, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य है, जिसमें लिखा है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। दोस्तों, सुरक्षित प्रसव, रक्तस्राव का नियंत्रण, चिकित्सीय देखभाल, प्रसव के पश्चात शिशु का जन्म होते ही उसे स्तनपान कराना, ये सब जो हैं प्रमुख घटक हैं प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है दोस्तों, ये होता है आंत्रेतर मार्ग के कारण। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है, अर्थात आंत्रेतर मार्ग मतलब पेरेंटल रूट के द्वारा। दोस्तों, संक्रमित रक्त या संक्रमित शारीरिक तरल के संपर्क में आने के कारण होता है ये हेपेटाइटिस बी। यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु में वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है। यह माँ के दूध से शिशु में रोगी की लार, सीमन, योनि स्राव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है। इसके लक्षण पीलिया, भूख न लगना, हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द आदि होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो आंसर होगा, इन्हें कहते हैं स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। ठीक है, हैजा, मलेरिया, इन सबको स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। हैजा जीवाणु जनित रोग है जो जल के द्वारा फैलता है। इससे गंभीर दस्त और जल की कमी हो जाती है। बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया एक कोशिकीय प्रोटोजन वन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है तथा इस रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन देखें, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है वह विटामिन कौन सा है? आंसर होगा स्कारबिक एसिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, एक स्कारबिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। यह अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के कैंटीन का निर्माण करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है तथा नींबू, टमाटर, सब्जियां आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। देखिए अगला सवाल, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता कितने दिन तक रहती है? दोस्तों, इनकी जो संक्रामकता है वो रहती है दरोरे दिखने के 6 दिन बाद तक, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। तो कब तक रहती है? दरोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। दोस्तों, बात करें छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की, तो यह रोग प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से फैलता है तथा वेरिसिला जोस्टर नामक विषाणु के द्वारा इसका संचरण होता है। यह रोग उनके लिए संक्रामक है जिन लोगों को यह रोग पहले नहीं हुआ हो या इसका टीका नहीं लगा हो, उनको ये रोग होता है। कहने का मतलब कि ये रोग एक बार हो जाने के बाद दोबारा एक ही व्यक्ति में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसे कहते हैं ताप जनन। दोस्तों, ताप जनन की बात करें तो यह भोजन के पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण, परिवहन और स्वांगीकरण में व्यय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखें, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज किसके रूप में देते हैं? से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट रूप में देते हैं। ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट विलयन पुनर्जलीकरण अर्थात निर्जलीकरण को रोकने में उपयोगी है। तो आंसर होगा ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट।
के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के अधिक के बीएमआई का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा सामान्य से अधिक पोषण अर्थात ओवर न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। दोस्तों, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के बीएमआई का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण। शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात बीएमआई एक व्यक्ति के द्रव्यमान में और ऊंचाई के वर्ग के अनुपात से प्राप्त होता है। इसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की इकाई में व्यक्त किया जाता है। एक सामान्य महिला का बीएमआई 18.5 से 24.9 तक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, कोणीय मुखपाक अर्थात एंगुलर स्टोमाइटिस, जिह्वाशोथ अर्थात ग्लॉसाइटिस और ओष्ठ विदरता अर्थात चेलोसिस किसकी कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी से? तो ये होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन की कमी से अर्थात विटामिन B2 की कमी से। दोस्तों, राइबोफ्लेविन एक कार्बनिक यौगिक है जिसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। यह कई खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दूध, यकृत, अंडे और हरी सब्जियों में उपस्थित होता है और आंतों में रहने वाले जीवाणु द्वारा भी संश्लेषित किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखें, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें किसका वितरण होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आयोडीन युक्त नमक। कहने का मतलब जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरिचित पद्धति उनमें आयोडीन युक्त नमक का वितरण है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित होता है। आयोडीन का सेवन शरीर में आयोडीन की कमी को रोकता है। विश्व भर में आयोडीन की कमी लगभग 2 अरब लोगों को प्रभावित करती है और यह बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं का प्रमुख रोकथाम योग्य कारण है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की समस्याएं होती है जिन्हें घेंघा रोग उत्पन्न होता है जिससे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अंतर्गत खसरे का वैक्सीन किस आयु पर दिया जाता है? दोस्तों, खसरे की वैक्सीन की बात हो रही है तो ये दिया जाता है 9 माह की आयु में। तो खसरा जो है पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है जिसका संचरण मानव शरीर में सीधे संपर्क या वायु के माध्यम से होता है, फैलता है। यह रोग श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है जिससे श्वसन में परेशानी होती है और इससे सुरक्षा के लिए आपको पीसीबी अर्थात न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बूस्टर खुराक दी जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 9 माह। अगला क्वेश्चन है, किसमें सिक परीक्षण किया जाता है? किस बीमारी में ये सिक परीक्षण किया जाता है? तो दिएगा ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड डिप्थीरिया में सिक परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, यह त्वचीय नैदानिक परीक्षण है जो सिक परीक्षण है। यह रोग जो डिप्थीरी रोग है कॉरिनल बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। वैसे यह 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है परंतु वयस्कों में भी यह रोग हो सकता है। बात करें डिप्थीरिया की तो यह रोग जो है संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से वायु द्वारा फैलता है। इसमें वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए जो इन्हें डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखें, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके? तो मांस, मछली, अंडे और दूध जो है दोस्तों उच्च जैविक मान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह भोजन से अवशोषित प्रोटीन है जो जीव के जैव भार में वृद्धि करता है। इसे अवशोषित नाइट्रोजन प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दिया जाता है पीत ज्वर। एक मिनट, इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसमें दिया जाता है मेनिनजाइटिस मस्तिका वर्ण शोध अर्थात मध्य पूर्व देशों में जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतया मेनिनजाइटिस का टीका दिया जाता है। यह जीवाणु या विषाणु जनक रोग है जिसके कारण मस्तिष्क एवं मेरुदंड के आवरण में सऊदी अरब में मक्का मदीना की यात्रा करने वाले हाजियों को पड़ता है।
तो इसमें दिया जाता है मेनिनजाइटिस का टीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलरी की पहचान किसने की थी? दोस्तों इसकी पहचान की थी रॉबर्ट कोच ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट कोच। बात करें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, तो यह एक जीवाणु रोग का कारक है, अर्थात टीबी या क्षय रोग का कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक, खांसी, छींक द्वारा सीधे संपर्क या भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से होता है। यह जीवाणु सामान्यतः फेफड़ों पर आक्रमण करता है। कभी कभी यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। इसके उपचार के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है। बात करें विब्रियो कॉलरी की, तो विब्रियो कॉलरी जीवाणु हैजा रोग का कारक है। इसका आकार छड़ी जैसा होता है, जो संदूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखें। नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान बताएं। नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है डेल्टॉइड पेशी। डीपीटी लगाई जाती है डेल्टॉइड पेशी में। जैसे 2 वर्ष की आयु तक के नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाने की जो अनुशंसित स्थान डेल्टॉइड पेशी मतलब जांघ की पार्श्ववेस्टल लेटरेलिस पेशी होती है, वहां पे लगाई जाती है। नवजात शिशुओं में यह पहला टीका 9 माह पर, ठीक है, पहला टीका जो होता है 9 माह पर, दूसरा 1.5 वर्ष पर, तीसरा 2.5 वर्ष एवं 3.5 वर्ष के बच्चे की उम्र में दिया जाता है। यह टीका डिप्थीरिया, टिटनेस एवं काली खांसी से शिशु की रक्षा करता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस जो है रॉन्ग दिया गया है, मतलब आंसर रॉन्ग है। तो आंसर इसका होगा जांघ का पार्श्व भाग। नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है जांघ का पार्श्व भाग। बाकी आपको अगर नॉलेज है तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसका रियल आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? दोस्तों थायमिन की कमी जो होती है आमतौर पर, पहला तो लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने के कारण, दूसरा खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने के कारण, तीसरा चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने के कारण। थायमिन की कमी इन कारणों से होती है। दोस्तों थायमिन की कमी, बात करें थायमिन की, तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात हो रही है, तो ये की गई 1983 में सूत्रबद्ध। इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं एवं एक रेफरल प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। वर्ष 2002 में अद्यतन NHP ने स्वास्थ्य प्रणाली की व्यावहारिकता और पहुंच में सुधार के साथ साथ निजी और सार्वजनिक क्लिनिकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। तो आंसर होगा 1983। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो इनमें से जो आवश्यक वसा अम्ल है वो है लिनोलेनिक अम्ल। यह 2 असंतृप्त वसा अम्ल लिनोलेनिक और डी लिनोलेनिक अम्ल को आवश्यक वसा अम्ल कहा जाता है। दोस्तों मानव शरीर में सामान्य वृद्धि और विकास के लिए दोनों पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारा जो शरीर है कई अन्य असंतृप्त वसा अमीनो अम्लों को संश्लेषित करने के लिए लिनोलिक अम्ल का उपयोग करता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के कुशल परिवहन और उपापचय के लिए आवश्यक है। औसतन दैनिक आहार में लगभग 4 से 6 ग्राम आवश्यक वसीय अम्ल होना चाहिए। अगला देखें, मलेरिया किसके कारण होता है? दोस्तों मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोअन परजीवी के कारण। इस रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव में इसका संक्रमण प्लाज्मोडियम स्पैरोजोइट अवस्था के कारण होता है। स्पैरोजोइट मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित होता है। जैसे ही मच्छर काटता है तो यह मानव के रुधिर में पहुंच जाता है। रुधिर में यह लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है, जिससे यह फटकर एक अविषालु हीमोजॉइन स्त्रावित करती है, जो ठिठुरन व ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। इसके मुख्य लक्षण है भूख न लगना, कब्ज, सिर, पेशियां और जोड़ों में दर्द।
अगला प्रश्न है, वृद्धिमंदन और पेशियां एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी किसकी दो सतत विशेषताएं हैं? दोस्तों ये है मरासमस की विशेषताएं। इसमें वृद्धि मंदन, वृद्धि और पेशी और अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय होता है इस बीमारी में। ये जो है कार्बोहाइड्रेटों तथा प्रोटीनों की कमी के कारण होता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इस रोग में शरीर पतला हो जाता है, त्वचा झुर्रीदार हो जाता है, अतिसार हो जाता है एवं शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है, बाधित हो जाती है। अगला, कंजक्टाइबल जिरोसिस का अर्ध नेत्र श्लेष्मला अर्थात कंजक्टाइवा के किससे होता है? दोस्तों ये जो है होता है आपका सूखेपन से। ठीक है। जिरोसिस जो है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली एक स्थिति है और यह आंख के कंजक्टाइवा के असामान्य सूखेपन की विशेषता है। इसके मुख्य लक्षण आंख से अत्यधिक पानी आना, आंखों में सूखापन महसूस होना और दृष्टि का धुंधला होना आदि आता है। अगला देखें क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? तो गर्भावस्था के दौरान जो अतिरिक्त प्रोटीन है वो आवश्यक है, एक तो गर्भाशय की आकृति में वृद्धि के लिए और दूसरा गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए। दोस्तों क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन गर्भाशय के आकार में वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के 9 माह के दौरान भ्रूण के विकास के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम से 100 ग्राम तक प्रोटीन देना जरूरी होता है और यह रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी तथा मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर देने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है कभी कभी इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स अर्थात निकटस्थ मूल तत्व। अब क्यों कहा जाता है तो देखें दोस्तों, क्योंकि भोजन के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं ये हमारे शरीर के ऊतकों के निर्माण व ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकृत होते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कभी कभी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी केस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी केस जो है जब टीबी के जीवाणु फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंग को प्रभावित करते हैं, दूसरे अंग जैसे मस्तिष्क, यकृत, उदर, गला आदि को, तो इन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का एक रूप लिम्फ नोड टीबी भी कहलाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें, आरडीए की सीमाएं क्या है? आरडीए की सीमाएं बताना है आपको। तो दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही आरडीए की सीमाएं हैं, जैसे यह केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, दूसरा कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, तीसरा व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। तो डिटेल देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को अनुशासित आहारीय भत्ता कहा जाता है अर्थात आरडीए कहा जाता है या रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जो एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को। भारत में आरडीए की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किया जाता है। आरडीए का क्या, आरडीए की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? तो डब्ल्यूएचओ और राष्ट्रीय पोषण संस्थान। आरडीए की सीमाएं क्या क्या है? तो ये तीनों ही सीमाएं हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। अगला क्वेश्चन देखें, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? तो पहला तो पोषण संबंधी निम्रति, दूसरा
पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच, तीसरा जैव रासायनिक आकलन। आंसर होगा तीनों ही सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा बताएं। दोस्तों 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए प्रोटीन की मात्रा पूछी जा रही है, तो आंसर होगा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। और वहीं कैलोरी की बात होती तो 300 कैलोरी प्रोटीन, जिसमें हल्के ग्रेड 1 और 2 कुपोषण वाले बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अगर ये पूछ देता कि किशोरों को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आंसर होता 18 से 20 ग्राम। वहीं कुपोषित बच्चों के लिए तो 20 से 25 ग्राम। और यहाँ पे पूछा गया है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, तो आंसर होगा 8 से 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया बताएं। दोस्तों दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया है आपका इंट्रावीनस अर्थात अंतःशिरीय चिकित्सा, जिसमें नमक और शक्कर का घोल तथा घरेलू तरल एवं हल्के भोजन का स्वच्छ तरीके से उपयोग करना शामिल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतःशिरीय या इंट्रावीनस चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखें, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किसके जोखिम को घटाता है। तो फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन करने से गर्भावस्था के दौरान ये घटाता है तंत्रिका नाल दोष की जोखिमों से, अर्थात न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जोखिम से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ कारणों से न्यूरल ट्यूब में असामान्यता आने लगती है, जिसकी वजह से गर्भास्थ शिशु का मस्तिष्क व मेरुरज्जु ठीक से विकसित नहीं हो पाता, जिससे इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। यह रोग गर्भवती महिलाओं में फॉलिक या विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संग रोग की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो संचरणशील रोगों के नियंत्रण की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो होता है ये रोगोद्भवन अवधि के द्वारा होता है। अब संक्रमण के बाद इन अवधि में रोगजनक जीव अपनी संख्या बढ़ाकर उस स्तर तक पहुंचता है कि रोगी के शरीर में रोग के लक्षण जैसे ज्वर, दर्द, सूजन, उल्टी आदि दिखने लगती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है, जिसमें कौन से गुण होते हैं। तो विटामिन ई में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है एंटीऑक्सीडेंट गुण। दोस्तों विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को मुक्त मूलकों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब मुक्त मूलकों कणों का स्तर एंटीऑक्सीडेंट स्तर से अधिक हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीडेंट तनाव उत्पन्न होता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यह नर एवं मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के समान कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। इसके स्रोत वनस्पति हैं, तेल, गेहूं, बिनौला आदि। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती है तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। तो ये रही विटामिन ई संबंधी इंफॉर्मेशन। अगला देखें, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था। तो दोस्तों इसमें से अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण को छोड़कर बाकी के द्वारा, चाहे बात करें लंबी रोगोद्भवन अवधि की, पहचान में सरलता की, शक्तिशाली वैक्सीन की, तो इस कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था। डिटेल देखें दोस्तों, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रणों को छोड़कर ये सब चेचक का उन्मूलन हो पाया। भारत में अंततः वर्ष 1977 में चेचक से मुक्त घोषित किया गया। भारत को कब? 1977 में चेचक मुक्त भारत कर दिया गया। दोस्तों WHO ने वर्ष 1980 में विश्व में चेचक उन्मूलन की घोषणा करी। तो पूरे विश्व में WHO ने चेचक मुक्त घोषित करा कब? 1980 में, और भारत को 1977 में। फिर यह होता किस कारण है चेचक? तो ये होता है बेरियोला विषाणु के कारण। यह रोग 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सामान्य तथा वयस्कों से में कम परंतु घातक होता है। संक्रमण मुखीय नासा कोष्ठीय पदार्थों के मुक्त होने,
फोड़े तथा चकत्तों से फैलता है। लाल रक्त के चकत्तों घावों में बदल जाते हैं। निशान सर्वप्रथम चेहरे पर, बाद में संपूर्ण शरीर पर फैलते हैं। इन चकत्तों के समाप्त होने पर स्थायी निशान रह जाते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में की। तो ये थी डिटेल। तो ये काफी खतरनाक होता है चेचक, इसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, और ये अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ देता है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सामान्य है तथा वयस्कों में कम परंतु घातक होता है। तो ये थी इसकी डिटेल। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। कौन व्यक्ति बताना है आपको? तो ये लक्षित है गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता जो है गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उनके उपकेंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता की व्यापकता और घटनाओं को कम करना है। इस नियंत्रण में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों की नियमित खपत को बढ़ावा देना, आयरन और फॉलिक की खुराक का प्रावधान एवं गंभीर रूप से रक्ताल्पता के मामले की पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है। तो ये है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और एक किसका जोखिम मौजूद रहता है इसमें? दोस्तों, इसमें रहता है इन तीनों का ही जोखिम, चाहे वो मातृ रोगनशीलता का हो, शीघ्र और समय पूर्व प्रसव का, जन्म के समय वजन कम होने का जोखिम इनमें मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताएं। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां हैं, पहला मोटापा, दूसरा दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। दोस्तों, मोटापा को शरीर में अत्यधिक वसा के संचय की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह समय के साथ निरंतर सकारात्मक ऊर्जा संतुलन का परिणाम है। दूसरा है दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। ये भोजन में प्रयुक्त कैलोरी युक्त भोजन तत्वों की कमी का परिणाम है। उदाहरण मरासमस हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो शर्करा बताएं। तो वो शर्करा है ग्लूकोज, जो एक सरल शर्करा है। दोस्तों, ग्लूकोज या फिर इसे कहते हैं द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6। स्वाद में यह मीठा होता है। यह प्रमुख श्वसनीय क्रियाधार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे किसके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है? तो आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पहला पोलियो और दूसरा कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त जैसे के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। दोस्तों, मधुमेह रोग में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। थोड़ा डी जो ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में डिटेल थी। अगला, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप किसके द्वारा होती है? तो समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप होती है नवजात मृत्यु दर की। दोस्तों, नवजात मृत्यु जो है जन्म और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, जीवन की गुणवत्ता, विशिष्ट रोगों और स्थितियों से रुग्णता आदि से समुदाय में स्वास्थ्य की परिस्थितियां का आकलन किया जाता है। तो उनमें से एक है आपका नवजात मृत्यु दर, फिर है एक आपका जीवन प्रत्याशा, फिर जीवन की गुणवत्ता और जन्म और मृत्यु दर और विशिष्ट रोग और स्थितियों में से रुग्णता। अगला है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? तो इसमें आपका बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार तैलीय भोजन से इन्हें बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? कैल्शियम की बतानी है। 2010 के अकॉर्डिंग है दोस्तों 600 मिलीग्राम पर डे। यह 1 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 600 मिलीग्राम कैल्शियम आवश्यक है। 10 वर्षों के बच्चों के लिए बढ़कर 800 मिलीग्राम पर डे हो जाती है और 17 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी यही बनी रहती है, मतलब 800 मिलीग्राम पर डे।
अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में क्या शामिल है? आयरन की कमी से होने वाले इनके प्रभावों में शामिल है पहला, निढालता, बेचैनी और छेड़छाड़ प्रदर्शन। दूसरा, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी। और तीसरा, मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि। आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किसके कारण आधारित चयापचय में वृद्धि होती है? आधारित चयापचय की बात हो रही है, किसके कारण होती है? तो पहला है त्वरित ऊतक संश्लेषण के कारण। दूसरा, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि के कारण। तीसरा, हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि के कारण वीएमआर में वृद्धि होती है। वीएमआर अर्थात आधारित चयापचय दर। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? आयोडीन न्यूनता विकार जो है ना दोस्तों, पहला तो तंत्रिकीय क्रियाटीनता अर्थात वामनता प्रभावित कर सकती है। दूसरा, मूक बधिरता को। और तीसरा, भैंगापन। अर्थात आंसर होगा उपर्युक्त सभी को प्रभावित कर सकती है। सभी जो है उत्पन्न करके शिशु को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? दोस्तों, शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। इसके दोस्तों, क्योंकि इसके जो मुख्य स्रोत हैं मांसाहार है, जैसे यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, व्रक आदि। और इसकी अल्पता से होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। अगला क्वेश्चन देखें, अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को कितने किलोग्राम भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? तो आंसर होगा 35 किलोग्राम भोजन प्रति माह प्रति परिवार। तो ये जो है खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल क्या है? प्रसव पूर्व विकास में भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि और गर्भधारण पूर्व अवधि तीनों ही चीजें शामिल हैं। अगला है, कर्णमूल शोथ गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता की अवधि किसके दौरान होती है? दोस्तों, ये अधिक संक्रामकता की अवधि वो होती है सूजन की शुरुआत में। बात करें गलसुआ कर्णमूल शोथ की अर्थात मम्स की, तो इसमें जो सूजन की शुरुआत के दौरान होती है संक्रामकता की अवधि अवधि। और यह जो रोग है मम्स, ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। यह सीधे संपर्क बिंदु के तरीके एवं संदूषित पदार्थों के द्वारा स्थानांतरित होता है। और इसमें जो है निगलने तथा मुख खोलने में परेशानी महसूस होती है। और उच्च ज्वर, ठंडापन, सिर दर्द, शरीर में दर्द, भूख की कमी इसके लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है? दोस्तों, फ्रीनोडर्मा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो कि स्वास्थ्य हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। विटामिन ए एवं बी के अलावा शरीर में आवश्यक बसीय अम्लों व विटामिन ई की कमी भी इस परिस्थिति को बढ़ावा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे देता है? तो कौन सा रोग है? वो रोग है टाइफाइड, जो कि आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे आंसर टाइफाइड नहीं होगा, इसमें यहाँ पे आंसर होगा आपका कर्णमूल शोथ और गलसुआ। दोस्तों, ये जो है ना मम्स रोग के आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन उत्पन्न हो जाती है।
है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है। दोस्तों पावर पॉइंट की बात हो रही है तो अधिकतम जूम प्रतिशत 400% है और न्यूनतम अगर पूछता तो वो है 10%। पावर पॉइंट उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट अनुभागों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए स्लाइड से जूम इन और जूम आउट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का सवाल है। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। इसमें आपको वर्ग देखना है कितने हैं। पहले सिंगल सिंगल वर्ग आप काउंट कर लें, फिर डबल वाले, फिर थर्ड, फिर फोर्थ वाले, ऐसे काउंट करने के बाद आएगा इसका आंसर 30। इन दिए गए आकृति में 30 वर्ग हैं। मैथ फिर अगला क्वेश्चन, बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया। जिसका आंसर है बाल विवाह अधिनियम दोस्तों 2006 अर्थात मतलब लागू किया गया 2007 में, मतलब 1 नवंबर 2007 को, और अधिनियम है 2006 मतलब 6 में बना और लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। इसका उद्देश्य दोस्तों बाल विवाह और इससे जुड़े आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, यह सुनिश्चित करना कि समाज के भीतर बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के पहले कानून के स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया। दोस्तों यह नया अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने के जैसे प्रावधानों का के लिए को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है इसमें से। दोस्तों इसमें से आपका HTTP जो है प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट स्विट का हिस्सा है और वेब पेज डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कमांड और सेवाओं को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखें, 2019 के पश्चात वर्ष 2024 तक सांची योजना अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 ग्रामों का विकास करना पड़ेगा, ऐसा 2024 तक कहा गया। जिसके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में संसद आदर्श ग्राम योजना अर्थात सांची का शुभारंभ किया। कब? 11 अक्टूबर 2014। मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद 2014 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम प्रति वर्ष एक का चयन और विकास किया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो आंसर होगा 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से अलग किया गया। दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय को सन 1999 में अलग किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 अंतर्गत कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों इसमें जो है वर्ष 1988 में सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ वह भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। अधिनियम सती स्वैच्छिक या विधवा को जबरन जलाने या जिंदा दफनाने को रोकने का प्रयास करता है और सती होने वाली विधवा की स्मृति को मनाने या सम्मान करने की क्रिया हुई समारोह, किसी भी जुलूस में भाग लेने, वित्तीय ट्रस्ट के निर्माण या किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस कार्य के महिमा मंडल पर रोक लगाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ। दोस्तों ये पारित हुआ 2009 में। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना का उद्देश्य रखा गया। और अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे पर पहुंच जाते हैं तो वह अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है, इसे क्या कहेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों वर्ड रैप। अगला क्वेश्चन है मैथ का परसेंटेज के क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के, सॉरी परसेंटेज के नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से लगा लें इसे। क्वेश्चन देख लें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 15,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से छमाही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा बताना है। अगला क्वेश्चन है शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
.jpg भी जोड़ा जा सकता है, .gif और .wav। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है कौन सी आकृति कमीज, चादर और तौलिए के बीच संबंध को दर्शाती है। तो दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिटेल है कि जो कमीज, चादर, तौलिए तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं जो कि कपड़े से बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है दोस्तों लाइनेक्स का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है। तो आंसर होगा फिजिकल लेयर में। देखिए इसकी डिटेल दोस्तों, ओएसआई मॉडल में ये जो फिजिकल लेयर है इसके बारे में, ओएसआई मॉडल एक स्तरित ढांचा है जो सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार की अनुमति देता है। फिजिकल लेयर मॉडल की सबसे निचली परत है। यह बिट्स या सिग्नल के रूप में डेटा से संबंधित है। उत्पन्न होने वाले सिग्नल का प्रकार ट्रांसमिशन माध्यम पर निर्भर करता है। और फिजिकल लेयर की जो कार्य क्षमताएं हैं वो क्या क्या है देखिए। पहला है, ये दो कनेक्टिंग डिवाइस के बीच ट्रांसमिशन मीडिया को परिभाषित करता है। दूसरा है, यह परिभाषित मीडिया पर डेटा दर भी निर्दिष्ट करता है। तीसरा, यह डेटा ट्रांसमिशन मोड को परिभाषित करता है। चौथा, यह नेटवर्क की टोपोलॉजी को परिभाषित करता है। और पांचवा, यह ट्रांसमिशन में प्रयुक्त डेटा एन्कोडिंग के प्रकार को परिभाषित करता है। अगला है, आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। तो आईवीएम में युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।